नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है फैमिली रीयूनियन केसेस ऑफ जर्मनी। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैं कुछ कैटेगरीज बताऊंगा। 7 कैटेगरीज हैं फैमिली रीयूनियन की भी। उनकी हर एक कैटेगरीज को मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किन लोगों के लिए जर्मन की प्रोफिशेंसी चाहिए और किन स्पाउस को जर्मन की A1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरीथिंग मैं इसमें डिस्कस करूँगा। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो कैटेगरीज है वो बताऊँगा। तो फैमिली रीयूनियन फॉर जो कि जर्मन सिटीजन है, जिनके पास जर्मन का पासपोर्ट है, जहाँ EU सिटीजन, जहाँ वो लोग जिनके पास यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट है बट वो जर्मन के अंदर अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या वहाँ पर कोई जॉब कर रहे हैं। पहली कैटेगरी मैंने ये बता दी। हमारे पास दूसरी कैटेगरी है फैमिली रीयूनियन केसेस फॉर ब्लू कार्ड होल्डर्स और हाईली स्किल्ड और साइंटिस्ट। इनके लिए एक डिफरेंट कैटेगरी है फैमिली रीयूनियन केसेस के लिए। अगर आपके पास वहाँ पर ब्लू कार्ड है या हाईली स्किल्ड का कोई वीज़ा है या साइंटिस्ट का वीज़ा है, तो आप अपनी स्पाउस को कैसे आप इनवाइट कर सकते हैं जर्मन के अंदर, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो थर्ड कैटेगरी है फैमिली रीयूनियन फॉर इंटेंडेड मैरिज। उनके लिए है जिन्होंने अपनी मैरिज जर्मन में जाकर करवानी है, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। इसी तरीके से जो अनदर कैटेगरी है फैमिली रीयूनियन केसेस फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल और बिजनेस पीपल, जो कि नॉन यूरोपियन के लोग ऑलरेडी जर्मन के अंदर है, जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं या वहाँ पर अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास वहाँ का वैलिड रेजिडेंसी परमिट है, जहाँ जिनके पास वहाँ की PR है। तो इसके बाद हमारे पास फैमिली रीयूनियन केसेस फॉर पेरेंट्स। आप वहाँ पर अपने पेरेंट्स को किस वे से फैमिली रीयूनियन के थ्रू इनवाइट कर सकते हैं। आइदर अब वहाँ के आप सिटीजन हैं या EU सिटीजन हैं, जहाँ वहाँ के PR होल्डर हैं, जहाँ आपके पास रेजिडेंसी है, तो आपने अपने अगर पेरेंट्स को वहाँ पे इनवाइट करना है परमानेंटली तो आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं। इसी तरीके से फैमिली रीयूनियन फॉर चिल्ड्रन, और आप वहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ पे सेटल्ड हैं, अपने बच्चों को वहाँ पर इनवाइट करना है परमानेंटली, तो आप किस वे से कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस रहेगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती है। फैमिली रीयूनियन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पाउस। अगर वहाँ पर जर्मन में आप ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी वाइफ को किस वे से जर्मन के अंदर इनवाइट कर सकते हैं। ये सारी की सारी मैंने कैटेगरीज बता दी हैं आपको। अभी बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, सर जितनी भी आपने ये कैटेगरीज बताई हैं, क्या इन सब कैटेगरीज के लिए जो जर्मन A1 मैंडेटरी है। तो पहले मैं ये भी बता दूं, जर्मन की हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जर्मन की हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जर्मन का हमारे पास जहाँ पे जलंधर ऑफिस के अंदर फुल फ्लेज सेंटर है, जहाँ पर हम A1 लेवल से लेकर B1 लेवल तक की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फैमिली रीयूनियन केसेस हैं, चाहे वो स्टूडेंट केसेस हैं, चाहे जिसने जॉब सीकर वीज़ा के लिए वहाँ पर जाना है, चाहे वहाँ पर जर्मन में एज ए स्किल्ड वर्कर के लिए आपने जर्मन जाना है, जहाँ किसी ने एज ए वो स्पेशल कुक के वीज़ा अप्लाई करना है जर्मन का, तो उसके लिए जो भी जर्मन की प्रोफिशेंसी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसकी हम यहाँ पर कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जर्मन भी सीखना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो इनमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए A1 एग्जम्पशंस हैं। मैं वो जितनी भी ये कैटेगरीज बताई हैं उनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के स्पाउस को A1 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास जर्मन का ब्लू कार्ड है और आपकी स्पाउस ने आपको ज्वाइन करना है, तो आपकी स्पाउस के लिए A1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो उनके लिए जहाँ हाईली स्किल्ड, जहाँ साइंटिस्ट का वीज़ा है, रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी कैटेगरी क्या है, आपके पास EU का पासपोर्ट है, अनदर यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट है, बट आप अपना बिजनेस कहाँ पर कर रहे हैं, जर्मन के अंदर, जहाँ वहाँ पर जॉब कर रहे हैं जर्मन के अंदर, और आपने अपनी स्पाउस को किसी भी कंट्री से इनवाइट करना है परमानेंटली जर्मन में, तो उस कैटेगरी वालों के लिए भी जर्मन की प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंटेंडेड मैरिज वालों के लिए भी चाहिए, जितने अनदर केसेस बताए हैं उन सब कैटेगरीज वालों के लिए ये
प्रोफिशेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी आता है जैसे अभी अभी इनकी अवार्डिंग बॉडी कौन सी है जो A1 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और ये आपका सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है। तो एज़ पर एम्बेसी रिक्वायरमेंट जो भी आपने A1 करना है वो आपका 1 साल तक वैलिड रहता है। तो 1 साल के बाद अगर एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर होने के बाद अगर आप अपनी फ़ाइल अप्लाई करनी है तो आपको, अगर आपकी फ़ाइल ऑलरेडी इनसाइड एम्बेसी के अंदर है तब एक्सपायर होता है तो तब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर एम्बेसी कह सकती है कि हमें फ्रेशर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन आज तक कोई केस हुआ नहीं है। ये थी। अभी इसकी अवार्डिंग बॉडी कौन सी है, कौन कौन से वो A1 के जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने 3 बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। अगर आपने अपना जर्मन का A1 उन बॉडी से किया हुआ तो देन जर्मन एम्बेसी विदाउट एनी प्रॉब्लम आपके A1 के सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे हम IELTS करते हैं, कहाँ से करते हैं, ब्रिटिश काउंसिल से या IDP से करते हैं। इसी तरीके से जब आपने A1 करना है तो आप, एक तो गोथे इंस्टीट्यूशंस है, एक OSD है और एक ALTE, ये 3 अवार्डिंग बॉडीज़ है जहाँ से आपने अपना A1 करना है। अभी आती है डॉक्यूमेंट की, सर क्या रिक्वायरमेंट रहती है और क्या डॉक्यूमेंट हमें अपोस्टल करवाने पड़ेंगे, क्या हमें डॉक्यूमेंट नोटराइज्ड करवाने पड़ेंगे। मैं इस वीडियो में ये भी आपको क्लियर कर दूं, किसी भी डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने जर्मन का किसी भी टाइप का वीज़ा, नेशनल वीज़ा अप्लाई करना है तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों से अपोस्टल के नाम पर भी पैसे ले लेते हैं जब वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो अपोस्टल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी आता है जिन बच्चों ने वहाँ पर जाकर ज्वाइन करना है, जैसे आपके दोनों पेरेंट्स वहाँ पर है, फादर मदर, तो उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपका बच्चा अंडर 16 है, 16 साल से कम का है, जहाँ 16 साल या 16 साल से ज़्यादा है, तो उसको जो जर्मन की प्रोफिशेंसी C1 की रिक्वायरमेंट है, A1 नहीं C1 की चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बच्चे को आपके वीज़ा मिल पाएगा। अदरवाइज वो वीज़ा देने में बड़ी प्रॉब्लम करेंगे, देते नहीं हैं। हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं। तो यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपने फैमिली रियूनियन केसेस डालने हैं। मैरिज में क्या है कि मैरिज सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर योर रिलीजन। अगर आप हिंदू हैं तो आपकी मैरिज हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग, मैरिज जो भी उनका स्पेशल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका जो कानून है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो। अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके सर्टिफिकेट के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं तो रिजेक्शन के, वीज़ा रिजेक्शन के मेजॉरिटी ऑफ चांसेस हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, जहाँ आपका वोटर कार्ड है उसका भी आपने एविडेंस अपनी फ़ाइल के साथ लगाना है। आपके स्पाउस के वहाँ के जो भी सैलरी स्लिप्स है, जहाँ पर रह रहे हैं, अकोमोडेशन के पेपर है, वो भी यहाँ पर लगाने हैं। इसी तरीके से अगर आपका डिवोर्स है अर्लियर तो आपके डिवोर्स की डिक्री भी साथ में लगेगी। आइदर आपके स्पाउस ने सेकंड मैरिज करवाई हुई है जिसको आपने ज्वाइन करना है, जहाँ आपने इंडिया में सेकंड मैरिज करवानी है तो पहले अर्लियर जो मैरिज था उसका डिवोर्स। अगर आपकी स्पाउस ऑलरेडी उनकी कोई डेथ हो चुकी है, अभी न्यू मैरिज करने वाले हैं तो डेथ सर्टिफिकेट भी साथ इसके लगेगा। अगर आप फैमिली रियूनियन जो चिल्ड्रन ज्वाइन करना है तो उसमें आपने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं तो वो कोर्ट की अडॉप्शन डिक्री भी लगेगी। जितने भी ये डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं दैट शुड बी इशूड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। ये नहीं है कि मैंने कहा कि जब मैंने गुरुद्वारे में मैरिज करा दी वो चल जाएगा। हाँ, हमारे सरपंच ने वहाँ पर मीटिंग हुई उसमें लिख कर दे दिया कि मैंने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है, इस तरीके वाले डॉक्यूमेंट नहीं लगने हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इट शुड बी इशूड बाय द किसने, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से जिन्होंने इंटेंडेड मैरिज के लिए जाना है, इंटेंडेड मतलब मैरिज वहाँ जाकर करवानी है, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक डेक्लारेशन फ्रॉम द स्पॉन्सर। जो आपकी फियांसे हैं तो उससे एक डेक्लारेशन आता है, उसका फॉर्मेट हम प्रोवाइड करेंगे जो वहाँ से मंगवाना है। इसी तरीके से एक आपने वहाँ की जो जर्मन की सिविल रजिस्ट्री है उससे कंफर्मेशन लेनी है कि आपकी यहाँ पर मैरिज इतनी तारीख को रजिस्टर्ड होगी।
वो भी कंफर्मेशन वहाँ से लेनी है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। A1 सर्टिफिकेट तो लगेगा ही लगेगा जहाँ पर एप्लीकेबल है। अभी आते हैं हम स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका मेन एप्लीकेंट ऑलरेडी जर्मन के अंदर है, आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, अगर आप अपने स्पाउस को जर्मन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी A1 की रिक्वायरमेंट है। साथ में उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट रखी है, तो ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है इस केस के ऊपर भी। तो बाकी वालों में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ने अगर अपनी स्पाउस को वहाँ पर जाकर स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ पर जर्मन के अंदर उसकी स्पाउस ने ज्वाइन करना है तो ब्लॉग्ड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से जो आपका वहाँ का रेजिडेंसी परमिट है वो एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए, जहाँ वहाँ पर आपके पास जहाँ 1 साल से ज़्यादा आप ऑलरेडी वहाँ पर स्टे होनी चाहिए जर्मन के अंदर। मैं आपका जब केस आएगा स्टूडेंट का तो आपको मैं बहुत अच्छी तरह बता सकता हूँ कि आपके केस को हम किस वे से रिप्रेजेंट करें ताकि आपका वीज़ा मिल जाए। तो ये मैंने जितने भी कैटेगरीज बताई हैं, अगर आपका किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड कोई केस है तो आप क्राउन इमिग्रेशन की ज़रूर ओपिनियन ले सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरीके से जब आप फाइल जमा करवा देते हैं, जिन डॉक्यूमेंट के ऊपर जर्मन एम्बेसी को डाउट होता है तो उस डॉक्यूमेंट की वो वेरिफिकेशन करती है। तो इसी तरीके से फिर जर्मन एम्बेसी वेरिफिकेशन फ़ीस मांगती है हर एक डॉक्यूमेंट की। ये आपकी यूरिडिक्शन के ऊपर डिपेंड है कि आप बेंगलोर के हैं, मुंबई के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं। तो अगर पंजाब हरियाणा के हैं तो एक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की 20-25 हज़ार रुपया लगता है, वो लेंगे। तो वो अपने जो उनके ऑथराइज वेरिफिकेशन एजेंसी है उसके थ्रू आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, फिर जाकर वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। जहाँ पर उनको डाउट रहता है कि ये हम डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें, तो यहाँ पर नहीं रहता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ाज दे देते हैं। और जो पेरेंट्स के केसेस रहते हैं फैमिली रीयूनियन के, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट केस। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट केस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। लेकिन आपका केस देखने के बाद मैं बता दूंगा कि इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं हो पाएगा। जैसा केस है मैं आपको इमीडिएटली बता सकता हूँ देखने के बाद कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके से ये फैमिली रीयूनियन केसेस हैं। और मेरी आने वाली जो कमिंग वीडियो है वो जॉब सीकर वीज़ा के लिए रहेगी कि जर्मन गवर्नमेंट जो स्किल्ड पीपल हैं उनको 6 मंथ का जॉब सीकर वीज़ा प्रोवाइड करती है। तो उस वीज़ा को अगर आपने लेना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर अप्लाइंग द जॉब सीकर वीज़ा, कितने फ़ंड दिखाने पड़ते हैं, तो इसकी भी अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। इसी तरीके से मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 1000 वीडियोज़ हैं। ऑल वीडियोज़ आर इन्फॉर्मेटिव, और मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव रहती है। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। लास्ट में मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।